नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित डीआर खीचड़ अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। महिला चिकित्सक के खिलाफ इलाज में कोताही बरतने के आरोप में मामला दर्ज। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू होने पर किसानों व्यापारियों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को किया सम्मानित। किसानों पर लाठीचार्ज के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। एफसीआई गोदाम ठेके पर देने का विरोध। भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पार्क में किया गया गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित डीआर खीचड़ अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने के मामले को लेकर टाउन पुलिस ने महिला चिकित्सक के खिलाफ इलाज में कोताही बरतने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीमा खीचड़ हाय 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 हाय, सीमा खीचड़ हाय 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 हाय, सीमा खीचड़ को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने के मामले को लेकर टाउन पुलिस ने महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होने के संदर्भ में टाउन पुलिस ने गुरुवार देर रात मामला दर्ज किया। कृष्ण कुमार पुत्र नेतराम कुमार निवासी नंदराम की ढाणी टाउन थाना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि डीआर खीचड़ हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर सीमा खीचड़ ने उसकी पत्नी कविता की डिलीवरी के ऑपरेशन में लापरवाही बरती। इससे नवजात बच्चे व उसकी पत्नी की मौत हो गयी। पुलिस ने धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जाँच थाना प्रभारी समय दिनेश सारण कर रहे हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने से पूर्व परिजनों ने पहले नवजात बच्चे व बाद में प्रसूता की मौत के बाद चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डीआर खीचड़ हॉस्पिटल में गुरुवार रात अस्पताल में हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों से समझाइश की। परिजन चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि नंदराम की ढाणी निवासी कविता पत्नी कृष्ण कुमार को डिलीवरी के लिए परिजनों ने टाउन स्थित डीआर खीचड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। डिलीवरी के समय नवजात शिशु की मौत के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। सूचना पर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक व टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे प्रसूता के परिजनों से समझाइश की। परिजनों ने अस्पताल को सीज करने के साथ महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर कुछ वरिष्ठ चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच चिकित्सकों ने प्रसूता की हालत को गंभीर बताया। उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पे पेशेंट को भेजा था, सुबह 12:30 बजे का आया हुआ है और हमारी भाभी जी के जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया था। सीटी स्कैन करवाया था। इन्होंने हमें ये बात बोली थी भी आपका पेशेंट बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने टाउन के सभी डॉक्टरों को बुला लिया है। अगर इनके पास फैसिलिटी नहीं थी तो हमें ये बोल सकते थे भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हम बीकानेर ले जाते, गंगानगर ले जाते, कहीं भी ले जाते, जहाँ हमें अच्छा लगता वहाँ ले जाते। परंतु इन्होंने हमें कुछ नहीं बोला और एन वक्त पे आधे घंटे में पहले हमें ये बोल के ये बात बोल रहे हैं भी ये नहीं बच सकते हैं, ओनली 10% चांस है इनके बचने के। और ये पूरी की पूरी इस प्रशासन की गलती है, पूरी इस हॉस्पिटल प्रशासन की गलती है। इन्होंने बिल्कुल भी हमें नहीं बताया कि पेशेंट की क्या पोजीशन है। और 4 बजे खुद मैं इनसे मिल के गया हूँ, 5 बजे उनके साथ मेरी बात हुई है। बिल्कुल सही थे, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम ओके थे। उनके बाद में अभी आधे घंटे के अंदर ये अंदर लेके गए हैं, बोल रहे हैं भी इनका ऑपरेशन होगा। हमारे से खून मंगवाया गया है अभी, और खुद चल के गए हैं भाभी जी बाकायदा। हमसे खून मंगवाया गया है, हम प्ले हॉस्पिटल से खून लेके आए हैं इनके लिए। और उसके बाद में अभी ये कह रहे हैं 5% चांस है बचने के। तैयार करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। निजी चिकित्सालय में गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया। मरीज की हालत गंभीर थी, जिसके बारे में परिजनों को पहले ही बताया हुआ था। बच्चा है वो पेट में मृत था और मरीज के पहले भी 2 ऑपरेशन हो रखे थे और ऑपरेशन की गंभीरता के बारे में बताया हुआ था। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन थी, जिसके कारण ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग की कंडीशन हुई, जिसको कंट्रोल करने के लिए सर्जन और अन्य 3-4 वरिष्ठ चिकित्सकों को भी बुला लिया गया और सभी संभव मेडिकल मैनेजमेंट किया गया। और मरीज़ की हालत गंभीर होने के कारण उसको आईसीयू फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और बाकी परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप की भी डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है, उसमें कोई किसी प्रकार की संभावना है नहीं, क्योंकि 4-5 डॉक्टरों ने इलाज किया है, तो नेग्लिजेंस की पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते। पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए, जो लोगों को अवेयर करे। लोगों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर अपनी हर संभव कोशिश कर सकते हैं किसी मरीज़ के बारे में बचाने की। लोग
डॉक्टर्स के लिए भी मरीज है वो भगवान का रूप होता है। डॉक्टर के लिए तो मरीज अन्नदाता है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो डॉक्टर के मन में तो बुरी तरह से निराशा उत्पन्न होती है। डॉक्टर जानबूझ के ऐसा नहीं चाहेगा, ये लोगों को सबको अपनी तरफ से भी अच्छे प्रयास करते हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं कि जिस किसी की भी मौत होती है उसके बाद परिवारजनों पर दुख होता है। हम भी मरीज को अपने परिवारजन की तरह ही मानते हैं और हमें भी दुख होता है अगर हमारे मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है। अभी इस बारे में कुछ नहीं है, अभी मरीज के परिजनों को इसी चीज़ की समझाइश की कोशिश है। जैसे भी अगर कुछ किसी प्रकार की विवाद की स्थिति अगर बनती है या विवाद आगे बढ़ता है तो IMA की मीटिंग होकर के इस बारे में डिसाइड किया जाएगा। कल रात को एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें खिचड़ चाइल्ड मेटर्निटी हॉस्पिटल में डॉक्टर सीमा खिचड़ है, उनके खिलाफ दर्ज हुआ कि उन्होंने एक महिला के इलाज में लापरवाही बरती है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में अभी पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। जो नवजात शिशु है उसका भी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी अनुसंधान से जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और इनकी पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाने की मांग थी, जो बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है, समझाइश पर सारे लोग मान गए थे और वो एग्री हैं और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से धान की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति मिलने पर व्यापारियों द्वारा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को सम्मानित कर उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से धान की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति मिल गई है। इससे किसानों के साथ साथ व्यापारी भी खुश है। केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी करने की सूचना मिलते ही किसानों और व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद के प्रयासों से हनुमानगढ़ सहित पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर में भी धान की सरकारी खरीद शुरू करने की स्वीकृति राज्य सरकार को मिली है। हनुमानगढ़ जिले में 50 मीट्रिक टन धान की खरीद सरकार करेगी। शुक्रवार को धान मंडी के व्यापारी पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचे और धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने संबंधी आदेश जारी करवाने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान व्यापारियों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को फूलों की माला पहनाकर और साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को इसीलिए किसानों का मसीहा कहा जाता है। वे किसानों की समस्याओं को उठाते ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा भी करवाते हैं। आज उन्हीं के प्रयासों से धान की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेश जारी हो सके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी करने से 12 घंटे पहले ही पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मिला था। उसके 12 घंटे बाद ही केंद्र ने धान की सरकारी खरीद को हरी झंडी दे दी। खरीद के लिए राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को अनुशंसा करती है कि इतना माल हमारा है वो सपोर्ट प्राइस पर हम खरीदें और केंद्र सरकार फिर उसके लिए इजाजत देगी। अब ये दे रहा है तो उससे बड़ी बात है, लास्ट में जाके ये इतना लेट किया उसकी वजह से मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ अपने आदमी को कि कल छुट्टी का दिन होते हुए दिल्ली के ऑफिस खुलवा करके और रात को शायद ये 9 या 10 बजे करीब है ये परमिशन मिली है और 50,000 मीट्रिक टन की मिली है। इसमें भी मेरा आग्रह रहेगा कि कंजूसी क्योंकि 50,000 से ज़्यादा कर ली थी उसमें ये बात तो थी नहीं कि वो वापस आ जाए, लेकिन 50,000 मीट्रिक टन की शुरुआत में की। आगे कोई दिक्कत रहेगी तो उसके लिए वो प्रयास करें। अब इसका मैं नहीं दूंगा, आप ही आकलन करो कि कहाँ पर पत्र लिखने में 3 महीने लगाए और कहाँ पर कल मंजूरी लेने में 12.5 घंटे लगे केंद्र सरकार और छुट्टी का दिन होती है। और इसमें आपने फरमाया वो बात सही है, इसके बावजूद निहाल चंद जी ने मुझे खुद ने बताया कि ये तो मेरे को लोकेशन का तो पता नहीं है, दिल्ली में थे या कहीं जयपुर में मिले थे मुख्यमंत्री जी, तब उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि आप यहाँ से अनुशंसा भिजवाइए, मैं उसकी परमिशन दे दूँगा, लेकिन पिछले साल उन्होंने कोई पत्राचार वगैरह कुछ किया। अब ये किया, ये काफ़ी लेट जा कर के किया और माल है मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, क्वांटिटी इन्होंने कम दी है, इसके लिए भी आगे बढ़ा। काफ़ी समय से तैयार धान की खरीद की मांग किसानों द्वारा की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रशासन के संपर्क में रहकर की पत्र राज्य सरकार को लिखकर और राज्य सरकार जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भिजवाए और राज्य सरकार ने पत्र लिखते लिखते 3 महीने का समय लगा दिया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कल छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसान हितों को ध्यान में रखते हुए इसको स्वीकृति दी है और इसमें राज्य सरकार को सिर्फ 50 लाख मीट्रिक टन का ही मांग करना उचित नहीं,
क्योंकि ज़्यादा मांग करनी थी, ज़्यादा मांग से कोई पत्थर वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर कोई किसानों का की फसल समर्थन मूल्य से में बिकने में अगर इसमें मापदंड के हिसाब से कम रहेगी तो उसको भी पुनः हम केंद्र सरकार से बढ़ाएंगे। और मैं आपके मार्फत सांसद महोदय का, जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास करके एक दिन में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भिजवाने के एक दिन बाद ही इसको मंजूरी दी। न तो शहर की दूर, न कांग्रेस से सर्टिफिकेट की दूर। हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में हैं, हमारे सांसद केंद्र सरकार में हैं और हमारे जनप्रतिनिधि सबका हमारा जो दायित्व है, हमें कोई शहर की जरूरत नहीं। और जो बात कह रहा हूँ तथ्यात्मक, क्योंकि फसल की बुआई के समय यहाँ के श्रीमान जिला कलेक्टर ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को अवगत करा दिया था। फिर 3 महीने की देरी क्यों, जब केंद्र सरकार 12 घंटे में स्वीकृति, छुट्टी के दिन स्वीकृति कर दे सकती है। हमेशा से कांग्रेस सरकार का दोगला तरीका रहा है, हमेशा दोगली बात करते हैं। किसानों को भड़काने के लिए कल को ये केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे, इसलिए इन्होंने 3 महीने इसको लटकाए रखा और इसका कोई कारण नहीं। आज प्रदेश में बिजली के लिए हाँ मचा है। युवाओं ने एक सपने संजोकर रीट की परीक्षा दी, उसमें इन्होंने क्या किया? इनकी आपस की गुटबाजी प्रदेश सरकार की, वो जनता इसको भुगत रही। इतनी जनता भी कोई राजस्थान की जनता भोली नहीं, समय का इंतजार कर रही है। किसानों का संघर्ष में डॉक्टर साहब की मेहनत में हालचंद जी का प्रयास, जो सरकारी धान की खरीद शुरू हुई है उसके लिए हम धन्यवाद करने आए हैं। सरकारी खरीद जो किसानों को फायदा होगा उसके हमने धन्यवाद किया डॉक्टर साहब को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रयास करते रहे और ताकि व्यापारियों को, किसानों को फायदा मिलता है। व्यापारियों का, किसान का माल आएगा तो इधर उधर जाता था, मंडी में माल आएगा, किसान को सबको ही फायदा है। व्यापारियों का 200 रुपये कम मिलेगा था, माल है वो यहाँ जाएगा, पंजाब जाता था, हमारे दामी मिलेगी, हमारा माल बढ़ेगा। टाउन में मंचित की जा रही रामलीला में बीती रात रावण दरबार, कैलाश विजय, भगवान श्रीराम का जन्म आदि दृश्यों का मंचन किया गया। टाउन में नगर परिषद रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के दूसरे दिन बीती रात्रि को रावण का दरबार, कैलाश विजय, भगवान श्री राम का जन्म, सीता जन्म, गुरु शिक्षा, राक्षस उत्पात सहित भगवान श्री राम की लीलाओं का दृश्य मंचित किया गया। श्री राम जन्म के बाद किन्नरों का नृत्य, बधाई के मंचन आदि दृश्यों पर दर्शकों ने खूब वाहवाही की। दशरथ की भूमिका में कलाकार प्रेम रतन पारिक ने सुंदर ढंग से कला का मंचन किया। रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 61 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस वर्ष भी कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नो मास्क नो प्रवेश पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी चांदी के सिक्के से प्रतिदिन देवी देवताओं की झांकी का तिलक किया जा रहा है। लगातार 11 दिनों तक सभी देवी देवताओं का चांदी के सिक्के से तिलक किया जाएगा। वहीं सिक्के की लॉटरी 16 अक्टूबर को रात्रि के 10 बजे श्री राम जी के हाथों से निकाली जाएगी। इसके ऊपर से गुजरना एक तरह का भगवान है। खरीदों के बड़े बाजू यहाँ ज्योति से चलते हैं, इधर आते हैं, पक्षी भी तो यात्रा करके निकलते हैं। तुम भी बच कर निकल जाओ और भगवान शंकर के सोए हुए नाम पर देख लो। ये बालक तो पूरे भारत का पालन पोषण करने वाला होगा, उसका नाम भारत रखा है। बोलो भारत लाल की। ये बालक तो शेष नाम का अवतार है, लक्ष्मण नाम होगा इसका। बोलो लखन लाल की।
करे कचूदिया मोरिया लले का कलोरिया 100 रुपए की लोरी अमित टुकड़ लोरिया बिलोरिया लले का कलोरिया लोरिया लले का। मैं लगभग 35 साल से रामलीला में पाठ अदा कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने शुरू से लेकर के आज तक अंगद, अहिरावण और सुग्रीव जैसे बड़े रोल भी किए हैं और 2 साल से मैं रावण का रोल कर रहा हूँ और उसके अंदर कुछ साल मैंने खर और दूसर का भी पार्ट अदा किया है। और इस बार पिछले साल रामलीला नहीं हो सकी कोविड-19 की वजह से और इस साल हमें परमिशन मिली है रामलीला करने की। तो हम कोविड-19 का पालन करते हुए और उसी के आधार पर हम रामलीला खेल रहे हैं। तो ये 2 घंटे की रामलीला है और उसी के अंदर हम पूरे पात्र अदा करते हैं। तो हुआ था जी पिछले साल, लेकिन क्या करें, कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, प्रशासन भी पूरा अलर्ट पे था और कुछ महामारी इस प्रकार की थी कि उसके अंदर अपने रामलीला नहीं कर पाए। रामलीला तो क्या कोई भी आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए हमें दुख भी हुआ, लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी भी है कि भी हमने नहीं किया तो हो सकता है कुछ दर्शकों की जानें भी बची हों या हमारे कलाकारों की भी जानें बची हों। ये रामलीला का रंगमंच जो हो रहा है उस पर कोविड के नियमों के तहत ही हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। तो मेरा अनुरोध है सभी दर्शकों से कि लाइव रामलीला हर जगह चल रही है, फेसबुक पे भी और सब पे, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देख के और कोविड नियमों का पालन करके इस रंगमंच का प्रथा चलती रहे और ये सुनहरा अवसर सबको दिखता रहे। आज रामलीला का दूसरा ही दिन है और उसको देखते हुए काफ़ी उत्साह है लोगों में और कल यहाँ पर ताड़का वध किया जाएगा। इस बार हमने ताड़का वध को काफ़ी शॉर्ट में किया है और लोगों से अपील भी हम कर रहे हैं, माइक के द्वारा भी कर रहे हैं कि घर बैठ के इसका आनंद लें और जितनी हो उसकी व्यवस्था बनाए रखें। बाकी वध जो प्रोग्राम होगा काफ़ी सुनहरा होगा और काफ़ी अच्छा होगा। किरियाना व्यापार संघ द्वारा निर्मित करवाए गए किरियाना भवन का लोकार्पण शुक्रवार को किया गया। भवन के जीर्णोद्धार पर 50 लाख रुपए की लागत आई है। टाउन में दीनदयाल चौक के पास स्थित किराना व्यापारी संघ के किराना भवन का जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी तथा नगर परिषद सभापति गणेश बंसल थे। इस दौरान किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंगला ने बताया कि टाउन स्थित किराना भवन सन 1968 से संचालित हो रहा है तथा यह जिला मुख्यालय का सबसे पुराना भवन और पुराना संगठन है। उन्होंने कहा कि बीते वक्त के साथ साथ किराना व्यापार संघ का यह भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके चलते विभिन्न संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लेकर लगभग 50 लाख रुपए की लागत से भवन का जीर्णोद्धार करवाया गया। अब इसमें तमाम तरह की सुविधाएं जुटाई गई हैं। कार्यक्रम में श्यामलाल छाबड़ा, मोहनलाल शर्मा, लीलाधर पारिक, विश्वनाथ छाबड़ा, विजय कुमार मुंजाल, मनोहर लाल बंसल, गुरमीत चंद्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज किराना भवन किराना व्यापारियों में शहर के प्रमुख व्यापारियों के द्वारा नया निर्माण कर इसका लोकार्पण किया गया है। मैं सभी किराना व्यापारियों को इसका धन्यवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ कि आपने सुविधा शहर के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है जो जनता के काम आ सकेगी। आपने मुझे इसका श्रेय दिया, लेकिन मैं इसका श्रेय जो अपने विनोद कुमार जी को देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से इसका काम संभव हो रहा है। और विनोद कुमार जी ने मेरे पर विश्वास दिखाया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपना आशीर्वाद करके बनाए रखें। आज श्री किराना व्यापारी संघ द्वारा किराना भवन का जो पूर्व में, ये बहुत पुरानी संस्था है, 1968 में जो पूर्व में ये किराना भवन बना हुआ था, ये जर्जर अवस्था में हो गया था। आज उसी पुराने भवन को तोड़कर इसका शुभारंभ आज भूपेंद्र जी चौधरी एवं गणेश राज जी बंसल एवं लीलाधर पारकी जी द्वारा किया गया। इसमें शहर के सभी दानदाता व्यापारीगण मातृशक्ति यहाँ पहुँची, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ।
और ये सभी जो कार्य है शहर के दानदाताओं द्वारा एवं नगरपालिका की द्वारा जो दान राशि दी गई उससे ये संपन्न हो पाया है। आज इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री वाटिका, दीनदयाल उपाध्याय चौक एवं जो इसमें सुलभ शौचालय बनाने का आश्वासन और उनके सौंदर्यीकरण का जो आश्वासन, हम संस्था वाले, हम किराना व्यापारी संघ उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये लगभग क्या, ये 1968 की पुरानी संस्था है। ये सन 1968 में बनी हुई पुरानी संस्था है, सबसे शहर की, जिसके पास अपनी जगह है इसके लिए, भवन के लिए एवं मंदिर जो पास में रघुनाथ मंदिर है ये भी इनकी द्वारा ही संचालित है, किराना व्यापारी संघ द्वारा ही संचालित है। लगभग 50 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण हुआ है, जिसमें हम सभी व्यापारियों से और शहरवासियों से सहयोग लिया गया है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करने के आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 4 अक्टूबर को धान एवं अन्य फसलों की सरकारी खरीद को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच पुलिस और किसानों के बीच रस्साकसी हो गई। अचानक बिना किसी चेतावनी के पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज आरम्भ कर दिया गया। किसान कुछ समझ पाते इससे पहले ही कई किसान घायल हो गए। ज्ञापन के अनुसार जिस समय लाठीचार्ज किया गया उस समय मौके पर कोई मजिस्ट्रेट व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। लाठीचार्ज के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों पर दबाव बनाने के लिए राज कार्य में बाधा एवं राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि किसानों ने किसी भी प्रकार की किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी किसान ने राज कार्य में बाधा उत्पन्न की। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में पहले भी अनेकों बार बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, परंतु इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कभी नहीं देखी गई। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, गोपाल मेघवाल, सुभाष पारिक, लीलूराम, अशोक सिंधी, राजकुमार गर्ग, राजवीर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। 4 अक्टूबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पे किसानों पे जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस एक तरफ बैठे केंद्र के किसानों के लिए कह रही है कि साहब हम किसानों के साथ हैं जो केंद्र में बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और राजस्थान में जिनकी खुद की सरकार है वो खुद जो है वो लाठियां बरसा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है और किसानों के साथ छलावा कर रही है। आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ इस बात को लेकर के आज मुख्यमंत्री को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवा रही है कि जिस भी अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के, बिना प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति के लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ था उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि उसमें लाठीचार्ज किया जाए। सामान्यतः जब कलेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं
तो ज्ञापन देने वालों के साथ इस तरीके की रस्साकसी हमेशा ही होती है और उस समय किसानों ने कोई गलत नहीं किया था और किसानों के पीछे भाग भाग करके किसानों को दौड़ा करके किसानों को ट्रैक्टर पर बैठे हुए लाठियाँ बरसाना और वो भी इस तरीके से जिस तरीके से जानवरों को कुटा जा रहा है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हनुमानगढ़ का प्रशासन, हनुमानगढ़ का पुलिस प्रशासन और हनुमानगढ़ के मौके के माननीय विधायक महोदय इस पर एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि ये लाठीचार्ज सही है तो उनको कहना चाहिए कि ये लाठीचार्ज सही है, और अगर उनको लगता है कि ये लाठीचार्ज गलत किया है तो उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखे और मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ाए कि हनुमानगढ़ में जो हुआ है गलत हुआ है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो 4 तारीख को किसान मुद्दे के ऊपर जो आराम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उसके विपरीत भी पुलिस प्रशासन ने तानाशाही करके उनके ऊपर जो लाठी बरसाई है और भगा भगा के उनको पीटा गया है, ये एक बड़ा दर्दनाक मुद्दा है। ऐसे आंदोलन हमेशा होते आए हैं, ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई और ना ही उसने ऐसी स्थिति थी कि उन पर लाठीचार्ज किया गया है। ये बिल्कुल उन्होंने प्रशासन ने अपनी मर्जी से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है हमारा ये निवेदन है कि उनका जांच करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जनता को न्याय दिलाया जाए। एफसीआई के गोदामों को ठेके पर देने के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूर विरोधी श्रमिक रोड वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद। भारतीय ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर राष्ट्रीय मुद्रीकरण, पाइपलाइन एवं निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे देश में किसान मजदूर तीनों कृषि कानूनों व 4 लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार देश के तमाम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। इससे रेलवे, सड़क, एयर इंडिया, शिक्षा, चिकित्सा एवं बैंक जो की हिंदुस्तान के मेहनतकश आवाम की गाड़ी कमाई के संस्थान है, वे पूंजीपतियों को लूट के लिए दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की वित्त मंत्री 23 अगस्त 2021 को अगले 4 वर्षों के लिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की घोषणा कर रही है, जो कि किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सेंट्रल वेयर हाउस एवं राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को भी केंद्र सरकार रिलायंस को सौंप रही है, जिससे पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार के गलत इरादे सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार सभी ढांचागत संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा कथित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की गई है। साथियों, जो अगली लड़ाई है वो अपनी जारी रहेगी और किसान मजदूर साथियों में भी मेरा ये कहना है कि जो 809 किसान 809 किसान जो शहीद हुए हैं और उन्होंने बच्चे आने वाली पीढ़ियों को सिर उत्ता जाके चलेंगे अपने पिंड के अंदर, अपने शहर के अंदर कि साडा बुजुर्ग, साडा भाई उस अंदोलन के अंदर बैठा शहीद हुआ है और जो आज घर के अंदर बैठे जो किसानों को मंजूर है वो लाभबंद होके इस इलाके के अंदर अपना जोड़ा युद्ध है, युद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2-4 आदमियों वास्ते तय कर रखे नानी के माणी में फायदा दिलाने मारे नहीं, पर उन्होंने कदे भी वो हौसले जोड़े नहीं कामयाब होंगे। हमारा ये कहना है कि जो केंद्र सरकार और चाहे वो राज्य सरकार है, किसानों और मजदूरों पे ये जो लाठियां बरसाने का काम करती है, जब वो अपनी मांग लेने, किसान मांग रहा है धान की एमएसपी और एफसीआई को खत्म करने का जो काम है वो केंद्र सरकार कर रही है। एफसीआई के जो गोदाम है, वेयर हाउस है, सेंट्रल वेयर हाउस, उनको जियो को देना ये इस बात को साबित करता है कि आने वाले समय में हम जब किसान लोग गेहूं का उत्पादन करेंगे और गेहूं बीजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सावणी की फसल है ये हमारी तैयार हो चुकी है, नरमे की चुगाई चल रही है, धान कट रहा है और जो मुच्छल धान है वो भी खेतों में तैयार हो रहा है। और जैसे ही गेहूं की बिजाई होगी, गेहूं के बिजाई के बाद जब 4 महीने बाद यहाँ अप्रैल के आसपास गेहूं आती है और अप्रैल के लास्ट में जब गेहूं आएगी तो ये जो गोदाम, ये सीधा काले कानूनों का असर दिखाई दे रहा है कि जब ये गोदाम प्राइवेट दे दिए जाएंगे, जियो को दे दिए जाएंगे, तो जो किसान से गेहूं खरीदा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा। हमें सरकार से पहले तो इस बात का जवाब चाहिए। दूसरा, जब वो प्राइवेट गोदाम में गेहूं रहेगा तो देश के गरीब को
जो बीपीएल के नीचे है, जिसको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है, वो इससे सीधा सीधा वंचित होता दिखाई दे रहा है। इसलिए तमाम हमारा इस मीडिया के माध्यम से, संयुक्त किसान मोर्चे के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से हमारा ये जनता को कहना है कि वो जागरूक रहे और ये निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करे, यही हमारा कहना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती उपलक्ष्य में सप्ताह भर आयोजित हुए कार्यक्रमों का शुक्रवार को समापन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 2 अक्टूबर से मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के तहत शुक्रवार को गांधी बनो प्रतियोगिता के साथ सप्ताह का समापन किया गया। गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन जिला कलेक्टर स्थित पार्क में किया गया। इसमें बच्चों ने हिस्सा लेकर गांधी जी की वेशभूषा धारण की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय थी। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी प्रीति जैन ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हर बात हमें प्रेरणा देती है। किस प्रकार साधन और साझा दोनों की पवित्रता आवश्यक है। इसके माध्यम से ही हम राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। एसपी ने कहा कि हमें विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाने और अपने देश को अनवरत आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाल ने कहा कि गांधी बनो प्रतियोगिता करवाने के पीछे का मकसद बच्चे गांधी जी के आदर्श संस्कार को अपने जीवन में अपनाएं, यही उनका मकसद है, तभी यह आयोजन सफल होगा। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए राष्ट्रपिता के विचारों को अधिक पढ़ें। इस दौरान अतिथियों ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कि जयंती के उपलक्ष्य में जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें आज सभी स्कूलों के बच्चों ने गांधी बनो प्रतियोगिता में भाग लिया। महात्मा गांधी हमें अपने आप में एक प्रेरणा देते हैं। उनके स्वरूप, उनके रूप से लेकर उनकी हर बात हमें प्रेरणा देती है कि किस प्रकार साधन और साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक है और उसके माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। हम सबको आज के समय में विशेष रूप से आज जो परिस्थितियां उसमें गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने देश को अनवरत आगे की बढ़ने की ओर लेके जाएं, यही हम सबसे अपेक्षा की जाती है। गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहाँ गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांधी बनो प्रतियोगिता से हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो है वो गांधी जी के संस्कार, आदर्श और जो मूल्य है उनका जो है प्रचार प्रसार हो और सभी बच्चे जो है वो गांधी जी के आदर्शों को ग्रहण करें, तभी जो है ये कार्यक्रम मनाने की जो है हमारी सफलता होगी। अब सभी बच्चों से यही जो है उम्मीद करते हैं कि गांधी जी के आदर्शों को अधिक से अधिक जो है अपनाएंगे तो गांधी जी के बारे में अधिक से अधिक पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।